Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about the heat balance sheet or the energy balance sheet. Heat balance sheet is used to estimate the utilization of heat energy in the boiler. ठीक है, दैट मीन्स कि जो हीट बैलेंस शीट होती है वो इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि हम ये जान पाएँ कि कितनी हीट जनरेट हुई और कितनी उसका पार्ट कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम हीट बैलेंस शीट को बनाते हैं बॉयलर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो पार्ट हो गए कि एक तो हीट जनरेटेड कितनी हुई और एक दूसरी हीट यूटिलाइज कहाँ कहाँ हुई और कितनी कितनी हुई। राइट, तो उसी को हम जानेंगे। फर्स्ट इज योर हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड कितनी हुई, जो भी कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की इनटू द मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो m डॉट एफ इंटू सी वी अगर हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट जनरेट हुई है। अगर हम यहाँ पे फॉर 1 kg ऑफ फ्यूल निकालें, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन पर kg ऑफ द मास ऑफ द फ्यूल करें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सिर्फ सी वी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, दैट इज क्यू इन, जो कि हीट जनरेट हुई है। राइट, तो दिस इज द हीट जनरेटेड। अब यही टोटल एनर्जी है जितनी हम जनरेट कर सकते हैं बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। ठीक है, अब जो होगा इसके अलावा सिर्फ वो यूटिलाइज होगी डिफरेंट सोर्सेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज योर हीट यूटिलाइज्ड। तो हीट यूटिलाइज सबसे पहले तो कहाँ हुई, स्टीम जनरेशन के लिए, जो हमारा मेन पर्पस था बॉयलर को इस्तेमाल करने का फॉर द जनरेशन ऑफ द स्टीम। ठीक है, तो हमने वहाँ पे स्टीम जनरेट हुई। स्टीम जनरेटेड कितनी होगी, m डॉट एस, दैट मीन्स द मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर kg ऑफ फ्यूल। ठीक है, इनटू द डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ द स्टीम जनरेटेड एंड द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर एट द इनिशियल स्टेज। कितनी स्टार्टिंग में उसकी कितनी एंथैल्पी उसके पास थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, एंथैल्पी डिफरेंस होगा। इतनी एनर्जी हमें मिली है, ठीक है, मास ऑफ स्टीम इतनी जनरेट हुई, तो इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई फॉर द जनरेशन ऑफ द स्टीम। राइट, तो लेट्स से दिस इज Q1। तो Q1 हमारे पास कितना हो गया, m डॉट एस ओवर m डॉट एफ, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर kg ऑफ फ्यूल। ठीक है, इनटू द एंथैल्पी डिफरेंस। ठीक है, अगर हम m डॉट एस ओवर m डॉट एफ को m से डिनोट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू एच एस माइनस एच डब्ल्यू। राइट, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास फ्यूल के लिए है, क्योंकि जो फ्यूल बर्न होता है एयर उसके लिए यूटिलाइज होती है, तो वहाँ पे दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो ड्राई फ्लू गैसेस की और एक मॉइस्चर का। ठीक है, एज वी नो कि फ्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब बर्न होगा तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एक मॉइस्चर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट जो फ्लू गैसेस में हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो कौन सी होती हैं, CO2 हमें मिलती है, H2O हमें मिलता है, N2 मिलती है क्योंकि हमने एयर सप्लाई करी थी, और N2 हालांकि कंबशन में पार्ट नहीं लेता लेकिन एज इट इज बाहर आता है फ्लू गैसेस में। ठीक है, अगर हमने ज़्यादा एयर दे दी है, ठीक है, तो हमें O2 मिलेगी। अगर हमारे पास इनसफिशिएंट एयर थी तो कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। राइट, तो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि हमें फ्लू गैसेस में मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी होता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है, तो हम यहाँ पे उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। राइट, तो ड्राई फ्लू गैसेस की हम पहले बात करेंगे कि सिर्फ ड्राई गैसेस कितना लेके जा रही हैं। ड्राई गैसेस का मतलब हो गया कि इन फ्लू गैसेस में से, इन एग्जॉस्ट गैसेस में से हम क्या करेंगे, H2O वाले पार्ट को अलग रखेंगे अभी। ठीक है, तो ड्राई फ्लू गैसेस हमारे पास कितनी मिलेंगी, जो हमारे पास एयर था प्लस हमने, क्योंकि एक जगह पे जो मास था वो किसका था, एयर और फ्यूल, दो ही चीज़ बर्न हुई, यानी कि कार्बन प्लस द एयर सप्लाइड। ठीक है, तो मास कितना हो गया, मास ऑफ एयर प्लस द मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मास हो गया जो कि फ्लू गैसेस के अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, इनटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट फ्लू गैसेस इनटू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो mCp डेल्टा टी को हमने इस्तेमाल करा है फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी विद ड्राई फ्लू गैसेस। तो A प्लस MC ये टोटल मास हो गया, मास ऑफ द एयर प्लस द मास ऑफ द कार्बन। ठीक है, इनटू इन द स्पेसिफिक हीट इनटू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फ्लू गैसेस एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर, क्योंकि एयर एम्बिएंट से सप्लाई हुई थी। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन इज गिवन टू अस इन
कि मास ऑफ कार्बन इतना होगा। हम डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिसके तरीके से हम फ्यूल का कॉम्बिशन पता कर सकते हैं। तो मास ऑफ कार्बन तो हम पता चल जाएगा हमें, अगर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो हमें मास ऑफ कार्बन दिया हुआ होगा। द मेन थिंग इज कि हाउ टू कैलकुलेट दिस मास ऑफ एयर, कि ये मास ऑफ एयर कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमें एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दे रखा है ऑफ द फ्लू गैसेज जिसके अंदर CO2, CO, N2 और O2 हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ ड्राई की बात कर रहे हैं, तो ड्राई हमने कंपोनेंट्स लिए हैं सर कि लेट्स से द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दे रखा है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देने का मतलब क्या हो गया कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो गया CO2, CO, N2 और O2। अगर मैं इस चीज़ को मास में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो हम CO2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 CO2 हो गया, ये 28 CO हो गया, ये 28 N2 हो गया, ये 32 O2 हो गया। राइट, तो इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग मास कितना आ गया, 44 CO2, 28 CO2, 28 N2, 32 O2। राइट, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इतना 44 CO2 जो हमारे पास CO2 का मास आया है, इतने मास को जनरेट करने के लिए कितना कार्बन हमें चाहिए होगा। राइट, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो फ्यूल्स एंड कंबशन के बेसिक्स पे जाते हैं। C+O2 इज इक्वल टू CO2, ये हमारे पास बेसिक रिएक्शन थी फॉर द कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बात करें, मास के हिसाब से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 कार्बन, 32 ऑक्सीजन, 44 CO2, यानी कि 44 kg CO2 प्रोड्यूस होती है अगर मैं 12 kg कार्बन को बर्न करता हूं तो 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगी, जब मैं 12/44 kg कार्बन को बर्न करूंगा। लेकिन मुझे अपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग कितनी मास चाहिए, 44 CO2 kg चाहिए। तो 44 CO2 कैसे मिल सकता है, 12/44 इंटू 44 CO2 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि 12 CO2 kgs हमें चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग 44 CO2 kgs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, तो ये हमारे पास कार्बन का एक पोर्शन आ गया कि कार्बन इतना 12 CO2 kgs जलेगा तो हमारे पास 44 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। राइट, अब दूसरा जो हमारे पास पोर्शन है जिसमें कार्बन यूटिलाइज होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो C+O इज इक्वल टू CO हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग 12 इज कार्बन, 16 इज ऑक्सीजन एंड 28 इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 28 kg कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अगर 12 kg कार्बन बर्न होता है। तो हमें अगर 1 kg कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करना है तो हमें 12/28 kg कार्बन को बर्न करना पड़ेगा। तो हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग कितना हमें प्रोड्यूस करना है कार्बन मोनोऑक्साइड, 28 CO kg। तो 28 CO kg को कितने में प्रोड्यूस हो जाएगा, 12 CO kg कार्बन लगेगा। राइट, ओके, तो हमने देखा कि 44 CO2 kgs को प्रोड्यूस करने के लिए 12 CO2 kg कार्बन की जरूरत पड़ेगी और 28 CO kgs को प्रोड्यूस करने के लिए 12 CO कार्बन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ कार्बन लें तो कितना होगा, हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कितना हो गया, 28 N2 मास ऑफ नाइट्रोजन है, तो 28 N2। मास ऑफ कार्बन हमें कितना जरूरत पड़ेगी, 28 CO प्लस 44 CO2 के लिए 12 CO2 प्लस 12 CO, तो 12 CO2 प्लस 12 CO। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया मास ऑफ नाइट्रोजन इज 12 N2, ठीक है, एंड मास ऑफ कार्बन इज 12 CO2 प्लस 12 CO। ठीक है, राइट, अब मास ऑफ नाइट्रोजन से हम मास ऑफ एयर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 77% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन बाय मास, तो 77% ऑफ द मास ऑफ एयर क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, 77/100 ऑफ मास ऑफ एयर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें मास ऑफ एयर मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू N2 इंटू C33/CO2 प्लस CO। ठीक है, यहाँ पे 77 था, 77 को 7 से कट करा है 11 और 4 हो जाएगा, 4 से 12 कट कर दिया है 3 हो जाएगा, तो 11/3, 11 इंटू 3 33 हो गया। तो ये N2 इंटू C/33 CO2 प्लस CO, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ एयर। तो मास ऑफ एयर यहाँ से निकाल लेंगे, मास ऑफ कार्बन हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से हम टोटल मास ऑफ द फ्लू गैसेस हम निकाल सकते हैं, ड्राई गैसेस निकाल सकते हैं। पर केजी ऑफ फ्यूल कितना होगा, Ma प्लस
mc, राइट, इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास Q आ जाएगी, हीट आ जाएगी दैट इज कैरिड बाय द ड्राई फ्लू गैसेस, ठीक है। लेट्स से दिस हीट इज Q2, ओके। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या करा था, ड्राई फ्लू गैसेस लिए हैं, दैट मीन्स कि हमने H2O जो हमारा मॉइस्चर वाला पार्ट है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया था, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि अब वो मॉइस्चर कितनी हीट लेके जा रहा है, ठीक है। तो मॉइस्चर कितना फॉर्म होगा इस फ्यूल के बर्न करने से, 9H। कैसे, डायरेक्ट हम फिर से बेसिक्स पे आते हैं फ्यूल कंबशन के। तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन होती है H2O की, 2H2 + O2 इज इक्वल टू H2। अगर हम इसको बाय मास इसको कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से तो हमारे पास पता चल जाएगा कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन इज यूज, ठीक है ना, इज बर्न टू प्रोड्यूस 9 kgs ऑफ H2O। तो अगर मुझे 9 H2O चाहिए होगा तो कितना मॉइस्चर फॉर्म होगा, 9H, ठीक है। अगर H kgs होगा तो कितना हो जाएगा, 9H मॉइस्चर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इतना मास ऑफ मॉइस्चर फॉर्म हुआ, प्लस ऑलरेडी कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है फ्यूल के अंदर, ठीक है। तो वो उसको भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास मॉइस्चर कितना हो गया, जो कि मॉइस्चर फ्यूल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो, प्लस जो कि मॉइस्चर फॉर्म हुआ बाय द बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन पार्ट ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये कितना हो जाएगा, लेट्स से दिस इज m, ठीक है, दैट इज द मास ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है, इनटू जो उसकी एंथैल्पी होगी। एंथैल्पी कितनी होगी, जो सुपर हीटेड तक गया वो, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मॉइस्चर बन चुका था। तो हॉट फ्लू गैस जब उसको हीट मिलेगी तो वो दैट विल रीच टू द हॉट फ्लू सुपर हीटेड स्टेट, ठीक है ना। तो वो सुपर हीटेड स्टेट में पहुंचना शुरू हो जाता है। तो हम H सुपर हीटेड माइनस वो एनर्जी जो उसके पास ऑलरेडी एट द एम्बिएंट टेम्परेचर पे थी, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द हीट कैरिड बाय द मॉइस्चर। अब ये सुपर हीटेड हीट कैसे निकाल सकते हैं उसकी एंथैल्पी, द Hg यानी कि सैचुरेटेड गैस तक की उसकी एंथैल्पी प्लस जितना भी उसकी सुपर हीटिंग हुई, ठीक है। अब T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड इनटू द स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब ये T सुपर हीटेड कितना होगा, ये T सुपर हीटेड होगा Tg, क्योंकि हॉट फ्लू गैसेस से ये सारी हीटिंग हुई है तो उसी के टेम्परेचर का डिफरेंस हम लेंगे। तो Tg दैट इज हॉट फ्लू गैसेस का टेम्परेचर माइनस T सैचुरेटेड, ठीक है। दिस इज द H सुपर हीटेड ऑफ द moisture minus the energy that is already having is with the moisture, ठीक है। तो ये हमारे पास हीट कैरिड बाय द मॉइस्चर हो जाएगी, राइट। तो लेट्स से दिस इज Q3। नाउ नेक्स्ट इज द हीट लॉस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। कई बार क्या होता है कि पूरा कंबशन नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास एयर टोटल प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं होती, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। तो उसमें कितनी हीट लॉस होती है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन प्रॉपर तरीके से नहीं जल पाया, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी तो कार्बन मोनोऑक्साइड में वो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ CO, ठीक है ना। अब 1 kg कार्बन जब बर्न होता है, ठीक है, और CO2 प्रोड्यूस करता है तो 33800 किलो जूल ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं वो 1 kg कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो वो रिलीज करता है 10120। दैट मीन्स कि इन दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास आया दैट इज 23680। इतनी एनर्जी वो है जो कि लॉस्ट हो रही है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड और ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से इतनी एनर्जी हमें नहीं मिल पा रही, राइट। प्लस तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एनर्जी लॉस हुई और हुई क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बना है वो हमने निकाल लिया, CO + CO2 + CO। ये बिल्कुल उसी तरीके से निकाला गया है जिस तरीके से हमने अभी मास ऑफ एयर निकाला था, ठीक है। मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइड बाय द मास ऑफ हम कार्बन करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा, 12CO + 12CO2 + 12CO। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू CO + CO upon CO2 + CO, ठीक है। तो मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइड बाय द मास ऑफ कार्बन को अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा इनटू मास फ्रैक्शन ऑफ द कार्बन, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इतना बनेगा, ठीक है, इनटू ये लॉस, कितना लॉस हो रही है इस कार्बन इतने मास के कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की वजह से, ठीक है। तो दिस इज द हीट लॉस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। लेट्स से दिस इज Q4, ठीक है।
एंड द अदर पार्ट इज ड्यू टू द अनबर्न फ्यूल. मान लेते हैं कि हमारा फ्यूल पूरा नहीं जल पाया, ठीक है, तो जितना भी मास रह गया अनबर्न फ्यूल का, दैट इज MUF, दैट मीन मास ऑफ अनबर्न फ्यूल, इनटू उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू द अनबर्न फ्यूल, कि वो जल ही नहीं पाया, उसकी एनर्जी इतनी लॉस्ट हो गई, ठीक है. तो दिस इज से Q5 की दो मास हीट लॉस्ट ड्यू टू अनबर्न फ्यूल, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत होता है कि रेडिएशन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, कुछ कन्वेक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है. तो दीज आर द मिसलेनियस सोर्सेज वेयर द हीट इज लॉस्ट, ठीक है. तो लेट्स से दिस इज Q6. तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, जितनी हमने हीट सप्लाई करी थी और जितने भी हमने अभी तक Q1 से लेकर Q5 तक ये जितने भी सोर्सेज बचे, तो इनको हम ऐड कर देंगे और जितनी हमने हीट जनरेट करी थी उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचा पार्ट, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि दीज आर द मिसलेनियस सोर्सेज वेयर द हीट इज लॉस्ट. ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन calculate or create a heat balance sheet of a boiler. Thank you very much.